साथियों नमस्कार। ब्रिटिश हुकूमत की फूट डालो राज करो की नीति और मुस्लिम लीग एवं हिंदू महासभा के आपसी विभाजन के असल जिम्मेदार हैं। हालांकि इनके आपसी विवाद सत्ता प्राप्ति के लिए थे। दोनों ही संगठन देश में गठबंधन सरकारें चलाते रहे हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार में सिंध सदन के अंदर पाकिस्तान प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कराया गया। इससे सिद्ध हो जाता है कि जिन्ना और सावरकर विभाजन के प्रमुख झंडा बरदार थे। बंटवारे की मांग मुस्लिम लीग जरूर कर रही थी, पर वह मांग सावरकर से प्रेरित थी। जेल से सावरकर ने जब माफीनामा लिखा तो उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को यह आश्वस्त किया कि भारत के अंदर अंग्रेजी हुकूमत जो एजेंडा लागू करना चाहेगी उस एजेंडे के अनुकूल मैं सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण करूंगा। सावरकर के इस वादे से अंग्रेजी हुकूमत खुश हुई और 60 रुपये मासिक पेंशन निर्धारित कर दिया, जो तत्कालीन कलेक्टर की वेतन से भी ज़्यादा थी। वादे के मुताबिक सावरकर ने करके भी दिखाया। जब महात्मा गांधी भारतीय नागरिकों से अपील कर रहे थे कि आप सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र देकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन में हमारा साथ दें, तब सावरकर हिंदू महासभा के माध्यम से यह अपील कर रहे थे कि हिंदुओं को अंग्रेजी हुकूमत के साथ पूरी तन्मयता से खड़े रहना चाहिए। उधर सुभाष चंद्र बोस जापान में जब आज़ाद हिंद सेना का निर्माण कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय सीमा में घुसकर मारने की रणनीति बना रहे थे, तब सावरकर हिंदू मिलिट्री बोर्ड का गठन कर पूरे भारत देश में युवाओं को आह्वान कर रहे थे कि आइए खुद को समृद्ध और सशक्त बनाइए। 20वीं सदी के महानतम हिंदुओं में एक हैं महात्मा गांधी, जिसने एकता, सत्य, अहिंसा, न्याय, मानवता का संदेश दिया। वो जैन और बुद्ध धर्म को भी हिंदुओं से निकले हुए धर्म बताते थे। इसके उलट सावरकर बौद्ध धर्म को हिंदुओं को कमजोर करने का एक षड्यंत्र मानते थे। गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत और सशक्त बनाने, पारदर्शी बनाने में कांग्रेस ने दशकों संघर्ष किया। बापू की हत्या के बाद कपूर कमीशन की जांच में निकल कर आया कि गांधी का हत्यारा गोडसे जरूर है, पर वह सावरकर के विचारों से प्रभावित था। हिंदू महासभा के स्वधन्य लेखक गांधी के खिलाफ उकसावे के लिए जिम्मेदार हैं। पार्टीशन की मांग करने वाला मुस्लिम लीग अकेले विभाजन का जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे ब्रिटिश हुकूमत की नीतियां और सावरकर द्वारा ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिससे ब्रिटिश हुकूमत को मदद मिले
मुस्लिम लीग को हिंदू महासभा पैरेलल एंड अपोजिट सपोर्ट कर रही थी। सांप्रदायिक राजनीति में दूसरी सांप्रदायिक राजनीति की करतूतों का बहाना लिया जाता है। मुस्लिम लीग को कहने का मौका मिला कि हिंदू महासभा भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है। मुस्लिमों को अपने राजनीतिक सामाजिक अधिकारों में असुरक्षा का भाव पैदा हुआ। 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी विभाजन है, जो मल्टीफैक्ट प्रक्रिया थी। इस त्रासदी के राजनीतिक कारण भी हैं और इतिहास में इसकी जड़ें भी मौजूद हैं। 1857 की क्रांति की चिंगारी अगर मंगल पांडे ने दी तो उस आंदोलन का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। आज़ादी की लड़ाई हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर लड़ी। ब्रिटिश हुकूमत में उद्योग धंधों और संचार का विकास हुआ। आधुनिक शिक्षा, आधुनिक न्याय, आधुनिक दंड व्यवस्था की गई। जब ये नीतियां लागू हुई तो स्वाभाविक सामाजिक परिवर्तन हुए। दलितों, स्त्रियों के बीच शिक्षा पहुंची। यही राष्ट्रवाद का आधार है। इन बदलावों से राजतंत्र को खतरा महसूस हुआ। तब मुस्लिम नवाबों और हिंदू राजाओं ने ब्रिटिश हुकूमत की नीतियों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ बताना शुरू किया। यही अवधारणा हमें मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा में देखने मिलती है। एक तरफ भारतीय राष्ट्रवाद है जो लगातार देश को जोड़ने के लिए प्रयासरत है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद जो लगातार समाज को बांटने में लगा रहा। जिन्ना को भय था कि हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हिंदू कभी भी अल्पसंख्यक मुस्लिमों को दबा सकते हैं, जबकि नेहरू का उद्देश्य था गरीबों किसानों को जमींदारों के चंगुल से आज़ाद कराना। देश की जनता और गांधी के बीच एक अटूट संबंध बन गया था। ब्रिटिश हुकूमत भी हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस को ही मानती थी। अंग्रेजी हुकूमत जब कैबिनेट मिशन लाई तो करेंसी, डिफेंस और कम्युनिकेशन का अधिकार केंद्र को दिया और राज्यों को स्वतंत्र छोड़ दिया। यदि आप हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो जाएं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो जाएं, यदि आप खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं तो घोषित करें। उन्हें इसके लिए फ्री छोड़ दिया गया। इस अंतरिम सरकार में जहां नेहरू को प्रधानमंत्री और सरदार पटेल को गृह मंत्री बनाया गया, वही वित्त मंत्रालय मुस्लिम लीग को देकर भारत को सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने की राह में कांटे बोए। अंतरिम सरकार के असफल कार्यकाल को देखकर नेहरू से पहले सरदार पटेल ने बंटवारे को ही अंतिम रास्ता मान लिया। विभाजन के लिए गांधी को मनाने का प्रयास किया। विभाजन के मामले में नेहरू खुद कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। सरदार पटेल की सहमति के बाद नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति से पास करवाया। 1940 में ही जिन्ना लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव रख चुके थे। बंटवारे से पहले गांधी जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर खुद दे चुके थे। नेहरू को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, मगर जिन्ना धर्म के आधार पर अलग पाकिस्तान मांग की रट लगाए हुए थे। गांधी, नेहरू, सरदार जैसे महानायकों के सीमित स्वार्थ नहीं थे, उनके बड़े लक्ष्य थे। उनके सामने उनकी विचारधारा थी। देश के लिए एक विजन था। नेहरू की सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और लैंड रिफॉर्म प्रमुख थे। इधर सरदार पटेल स्टेबिलिटी और यूनिटी के लिए कटिबद्ध थे। ऐसी महान विभूतियों को पदलोलुप बताना मूर्खता भरा है। गांधी, नेहरू, सरदार, मौलाना आजाद के पास ठोस राजनीतिक उद्देश्य थे। ये वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की तरह सत्ता प्राप्ति के लिए राष्ट्रवाद का स्वांग
नहीं रचा जा रहा था। बंटवारे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जख्मी हुए, जबकि सभी ने मिलकर आज़ादी हासिल की थी, मगर सभी मिलकर जश्न मनाने का अवसर खो चुके थे। विभाजन का जिम्मेदार गांधी के नेहरू मोह को भी बताया जाता है, जबकि नेहरू के खुले विचार उनके बड़े कद की वजह बन गए। नेहरू में सत्ता का कोई लोभ नहीं था। ये अफवाहें उनकी छवि धूमिल करने के लिए फैलाई जाती हैं। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार के कामकाज में रोड़ा बनी तो नेहरू ने कांग्रेस मंच से पूर्ण स्वराज का बिगुल फूंक दिया। नेहरू का ऐसा मानना था कि मुस्लिम लीग के पास जनसमर्थन नहीं है, वह नवाबों रईसों की बात करती है, और मुस्लिम आबादी गांधी पर भरोसा करती है, कांग्रेस के साथ खड़ी है। और नेहरू का यह आकलन चुनावों में सही सिद्ध हुआ। कैबिनेट मिशन से नेहरू के पीछे हटने और पूर्ण स्वराज की मांग करने के प्रमुख कारण थे राज्यों को 3 भागों में बांटा जाना, उन्हें गैर वाजिब अधिकार दे देना। जबकि नेहरू की सोच सामाजिक थी, उन्हें आम लोगों की चिंता थी और अंतरिम सरकार में रहकर आम लोगों का भारत नहीं बनाया जा सकता था। अंतरिम सरकार अपने कार्यकाल के दौरान गरीबों, मजदूरों, किसानों, आम लोगों के हित में फैसले लेने में असफल रही। नेहरू से पहले सरदार पटेल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कांग्रेस को अंतरिम सरकार से खुद को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि वो राज्यों को मिले विशेषाधिकार के खिलाफ थे। मुस्लिम लीग के साथ काम करना मुश्किल हो रहा था, देश चलाना कठिन हो गया था। बंटवारे के बिना भारत को संगठित और समृद्ध बना पाना मुश्किल था। कि नेहरू के किसी भी निर्णय में सरदार पटेल को अलग देखना गलत होगा, क्योंकि नेहरू का कोई भी निर्णय कांग्रेस का निर्णय है। नेहरू के राष्ट्रवाद में समाजवाद भी था, जहां गरीब, मजदूर, किसान, आम लोगों की तकलीफों को समझा जा सकता था। इन मुद्दों के हल के लिए नेहरू, गांधी, सरदार, आज़ाद, कांग्रेस सभी प्रतिबद्ध थे। सरदार देश में नेहरू की लोकप्रियता के स्वयं कायल थे। रैलियों में जुटती भीड़ जवाहर को देखने सुनने आती है, यह उनका मानना था। कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग है, इसमें नेहरू का बड़ा योगदान है। सरदार पटेल भारत के भीतर मौजूद हर भूखंड को तिरंगा के नीचे देखना चाहते थे, मगर तब कश्मीर स्वतंत्र राष्ट्र था और देश के बाहर सरदार का कोई इंटरेस्ट नहीं था। मगर कश्मीर नेहरू का गृहग्राम था, घाटी से भावनात्मक रिश्ते थे। वहाँ के राजा शेख अब्दुल्ला भी ये समझ गए थे कि यदि भारत में कश्मीर का विलय नहीं किया गया तो पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। भविष्य में पाकिस्तान हुक्मरानों की वजह से कश्मीरी जनता परेशान होगी। और दूसरा कारण था, नेहरू भारत में लैंड रिफॉर्म लागू करने जा रहे थे। शेख अब्दुल्ला भी कश्मीर में लैंड रिफॉर्म चाहते थे। कश्मीर मुद्दे पर नेहरू के फैसलों पर सरदार की सहमति थी। बापू की हत्या के बाद सरदार ने कहा था कि आरएसएस के कारण समाज में नफरत फैली, दंगे हुए, विभाजन हुआ और हमने अपने बापू को खो दिया। सरदार संघ को देश के लिए खतरा मानते थे। वो पूरा जीवन गांधी नेहरू के साथ धर्मनिरपेक्ष ताकत कांग्रेस में ही अपनी सेवाएं देते रहे। सांप्रदायिक दंगों के बाद बापू राजनीति से दूर समाज में शांति बहाली के प्रयासों में जुट गए
तब सरदार को यह महसूस हुआ कि विभाजन के बिना दंगों में पूर्ण विराम नहीं लग सकता और सावरकर से प्रेरित जिन्ना के विभाजन प्रस्ताव को अपनी सहमति प्रदान कर दी। सरदार गृह युद्ध की आशंका में विभाजन के लिए गांधी को मना लेते हैं। फिर 6 माह बाद नेहरू सरदार की सहमति पर अपनी मुहर लगाते हैं, क्योंकि संगठित और समृद्ध हिंदुस्तान के निर्माण के लिए विभाजन अब आवश्यक हो गया था। विभाजन की वजहों को सतही विश्लेषण के आधार पर पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता। यदि विभाजन को संपूर्ण रूप से समझना है तो उस कालखंड की सामाजिक गहराई में जाकर इसे देखना होगा। विभाजन के फैसले में सरदार अगुवाई कर रहे थे। विभाजन मजबूरी में लिया गया फैसला था। विभाजन के लिए गांधी, नेहरू, सरदार, मौलाना या कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सांप्रदायिक ताकतों ने देश में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया कि विभाजन ही आखिरी समाधान रह गया। गांधी, नेहरू, सरदार के द्वारा लिया गया कोई भी फैसला कांग्रेस का निर्णय है और कांग्रेस का निर्णय उस कालखंड में जनता का निर्णय है।